बचपन के वो दिन तो तुम्हें याद होंगे। सर्दियों का मौसम है, घर में आग जल रही है, मतलब हाथ सेकने वाली आग नॉर्मल सी। परिवार के साथ बैठे हो, रात का समय है, ठंडी से बचने के लिए आग जलाई हुई है, सब हाथ सेक रहे हैं, उससे पड़ती हुई परछाइयाँ दिख रही हैं दीवारों पे, है ना, आग की रोशनी दिख रही है। ये सारा माहौल चल रहा है ठंडा ठंडा। ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर इसी माहौल में कुछ ऐसा हो जाए जो ना आपके बस में हो, जो एक ऐसी शक्ति हो आपको आके इस तरह से परेशान करे कि ना आप उसे रोक सकते हो, ना आप उससे बच सकते हो। ऐसा ही कुछ होता है नेपाल के एक गांव में, जो कि बसा हुआ है नेपाल के पहाड़ों के और जंगलों के बीच में, जहाँ पे अक्सर सर्दियों के मौसम में जब भी ठंडी बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ की चादर जम जाती है, उसी मौसम में हमेशा उस गांव में आत्माएं आती हैं और परेशान करती है वहाँ के लोगों को। ऐसी एक कहानी है मदन की। मदन जो कि एक 16-17 साल का एक लड़का है, जो कि साइंस में बिलीव करता है। वो नहीं मानता आत्मा और भूत प्रेतों या फिर भगवान, इन चीज़ों में नहीं मानता है। उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देती है। क्या है वो घटना? ऐसा क्या होता है कि पूरा परिवार परेशान होता है, पूरा गांव साथ मिलकर उस चीज़ को रोकने आता है, जहाँ तक कि गांव का मुखिया वो भी इसमें शामिल होता है। ऐसा क्या होता है उस गांव में? आइए जानते हैं इस कहानी में, जो कि नेपाल के एक तुंगेल गांव से है। नेपाल में एक गांव है जिसका नाम है तुंगेल। वो नेपाल के कोने में पहाड़ों के पास, पहाड़ों से घिरा हुआ और जंगलों के आसपास बसा हुआ है। उस गांव में अक्सर ये होता है कि सर्दियों का मौसम जब जब आता है तो वहाँ पर भूत प्रेत और आत्माएं, ये जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होने लगती है। वहाँ के लोगों को पता है कि सर्दियों के मौसम में आत्माएं आती हैं, या तो वो किसी को दिखाई देती हैं या भूत प्रेत दिखाई देते हैं या किसी को परेशान करते हैं। ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमेशा होती है सर्दियों के मौसम में। अब ऐसे में वो जंगल के आसपास, जंगल के करीब एक घर होता है। उस घर में रहता है मदन। मदन एक 16-17 साल का लड़का है, जो कि साइंस में दिलचस्प रखता है। उसको साइंस वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वो अंधविश्वास पे नहीं मानता, वो नहीं मानता ये भूत प्रेत सब पे। और उसके साथ में उसके मम्मी और पापा रहते हैं। ये 3 लोग रहते हैं उस घर में। वो घर एकदम जंगल के करीब ही है। अब एक रात क्या होता है कि नॉर्मली ठंड का मौसम है, घर में चूल्हा जल रहा है। अब उसकी मम्मी बहुत धार्मिक है, आस्था रखने वाली। तो वो क्या करती है कि बढ़िया, उनका डेली रूटीन है कि काली जी की मूर्ति लेंगी, पास में रखेंगी, खाना बनाते बनाते प्रार्थनाएं, मंत्र या भजन कुछ भी गाते हुए अपना काम करेंगी। तो बढ़िया आग जल रही है, खाना बन रहा है, मदन बैठा हुआ है और अपनी बुक पढ़ रहा है। उसका पूरा ध्यान अपनी बुक में है। उधर उसके पिता जो है भोला, वो भी अपना काम वाम निपटा के शांति से आराम से बैठे हैं और अपने काम के बारे में, अगले दिन के बारे में सोच विचार चल रहा है उनका। ये सब सीन हो रहा है। धीरे धीरे खाना वाना बनता है, सब होता है, रात हो जाती है। और फिर भोला बोलता है कि भाई, मदन के पापा जो है वो बोलते हैं कि चलो भाई सब सो जाओ, रात हो चुकी है। खाना वाना खाने के बाद सब लोग जाते हैं और सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब सो जाते हैं आराम से अपना। अब मदन जाके किताब विताब पढ़ के गया होता है, तो वो जाके अपने कमरे में जाके सो रहा होता है चुपचाप। सोते सोते अचानक उसको रात को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास से गुजरा। तो उसकी नींद खुलती है, एकदम से आंखें खुलती है उसकी। वो आसपास देखता है, कोई नहीं गुजरा था। तो सोचता हो सकता है भ्रम हो मेरा, मुझे ऐसा लगा हो, मेरा इमेजिनेशन हो। तो दोबारा आंखें बंद करके सो जाता है। फिर उसे अचानक ठंडी लगने लगती है। ठंडी लगती है, उसकी आंखें फिर खुलती हैं। वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला। तो वो सोचता है ये क्या हुआ, वो दरवाज़ा लगा देता है। अब इतने में ही अचानक से दरवाजे पे नॉक होता है, ठक ठक ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो अब जो नॉक होता है, उसकी आवाज़ से मदन के पापा की नींद खुल जाती है, उसकी मम्मी की नींद भी खुल जाती है और मदन की भी नींद खुल जाती है। इतनी रात को अचानक कौन आ गया घर पे। तो मदन के पापा चुपचाप उठते हैं, आराम से धीरे से जाते हैं और झांक कर देखते हैं, खिड़की से झांक कर देखते हैं कि भाई बाहर कौन है। हो सकता है कोई चोर वोर या कुछ भी हो।
इस वजह से पूरा गेट नहीं खोलते, वो झाँक कर देखते हैं। तो बाहर कोई नज़र नहीं आता है, रात का समय, गेट ठोका किसी ने लेकिन बाहर कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं कि हल्का सा गेट खोल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर देखें क्या होता है। तो हल्का सा गेट खोलते हैं तो बाहर कोई नज़र नहीं आता है। अचानक उनकी नज़र पड़ती है ज़मीन पे। अब नीचे हल्का सा बर्फ़ में दबा हुआ एक लॉकेट पड़ा होता है, आधा दबा हुआ, ठीक है। वो उस लॉकेट को उठाते हैं। लॉकेट को जैसे उठाते हैं तो इतने में तब तक उसकी जो मम्मी होती है और मदन, ये दोनों भी वहीं पे आ जाते हैं गेट पे कि कौन है। इतनी रात को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कौन आया होगा करके, वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो लॉकेट उठाते हैं, लॉकेट उठा के जैसे वो खोलते हैं, उस लॉकेट के अंदर एक महिला की तस्वीर होती है। तस्वीर देखते हैं, फिर उसकी पत्नी पूछती है, कमला पूछती है कि कौन है तस्वीर में, क्या है ये। तो वो बोलता मुझे नहीं पता, ये तो मुझे दिखा नीचे तो मैंने उठा लिया, मैं नहीं जानता ये कौन है। वो लॉकेट अच्छा लगता है तो वो लोग उठा के अंदर घर में ले आते हैं, चुपचाप घर में ले आते हैं, रख लेते हैं रात को। अब सब सो जाते हैं, मदन भी सो जाता है। फिर अचानक रात को फिर दोबारा वही हरकतें होती हैं कि मदन को लगता है कोई कुछ बोल रहा है गेट के पीछे से। ये सब चीज़ें भोला और कमला को नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ मदन को सुनाई दे रही हैं कि भाई कोई फुसफुसाने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही किसी औरत की। कभी ठंडी हवाएं लग रही हैं उसको, या कभी उसको छू के निकल रहा है, या कोई बगल से जा रहा है, ऐसे सेंसेस उसको हो रहे हैं। तो ये सब होता है, उसकी नींदें खुलती है बार बार, ऐसे करके रात भर वो अच्छे से सो नहीं पाता है। अब सुबह जब सब उठते हैं घर वाले और मदन की तरफ उसकी माँ उसको देखती है तो वो डर जाती है। वो बोलती है बेटा तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं। तो मदन ऐसी बात टालने के लिए ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना हो, बोलता है मैं रात भर सो नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि वो गेट वेट खोला था, नींद उड़ गई मेरी, इस चक्कर में मेरे को नींद नहीं आई तो मैं सो नहीं पाया, इसलिए मेरी आंखें लाल हो रही हैं। ये बोल के वो टाल देता है बातों को और फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। और मदन भी गांव में टहलने निकल जाता है, घूमने निकल जाता है। और जैसे ही वो गांव में जाता है तो गांव के सभी लोग उसको घूर रहे होते हैं, सब उसको अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। अब मदन ये देखकर चौंक जाता है कि भाई ये सब क्या है, लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं। वो जाता है, कुछ लोगों से पूछता है भाई क्या हुआ, आप लोग इसे घूर क्यों रहे। तो वो लोग कहते हैं कि रात को हमने तुम्हारे यहाँ से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनी है। अब मदन डर जाता है कि भाई ये गांव वाले ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रात को हम लोग जगे, हमें तो गेट पे नॉक हुआ लेकिन कुछ हमें आवाज़ सुनाई दी और मेरी तो नींद नहीं लगी रात भर, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे सुनाई देता। तो वो डर जाता है, सारी बातें कंफर्म करके वो चुपचाप घर चले जाता है। घर जाके वो सारी बातें अपनी मम्मी और पापा को बताता है। तो मम्मी पापा कहते हैं हमने भी बहुत सारी बातें सुनी हैं कि रात को क्या क्या हुआ है, ऐसा ऐसा करके आस पड़ोस लोग बता रहे हैं। तो अब क्या होता है, अपने जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं तो वैसे ही कुछ वेद होते हैं या जो जानकार होते हैं कुछ लोग, उनको नेपाल में बोलते हैं आमा। तो उन्हीं के गांव में एक होती है औरत जिसको आमा कहते हैं लोग, वो आमा होती है। तो ये लोग जाते हैं, भोला और उसकी पत्नी जाते हैं, ये लोग उसको बुला के लाते हैं कि आओ और तुम देखो और बताओ कि क्या दिक्कत हुई है। वो आती है घर पे। अब वो आती है तो नॉर्मली होता है ना कि जो लोग ये सब चीज़ें जानते हैं उन्हें पहले ही एहसास हो जाता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो वो जैसे ही घर में आती है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो उसको देखती है और सब समझती है, बताती है उन लोगों को ऐसा ऐसा कुछ है। इतने में मदन वापस आ जाता है घर। अब मदन जैसे ही घर आता है आमा वैसे ही डर जाती है उसको देखकर। वो सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो फिर बताती है भोला को कि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है वो आत्मा कई साल पहले से गांव में भटक रही है और वही आत्मा है जो हर सर्दी के मौसम में पूरे गांव को परेशान करती है। उसका साया इसके ऊपर है। अब ये सुन के भोला भी डर जाता है कि भाई अब क्या किया जाए। तो वो पूछता है उससे आमा से कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हमें ना एक घर में हमें रात एक यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा जो कि रात भर चलना है। तो उसकी तैयारी करो तुम लोग। हम लोग वो करते हैं ताकि हम इस बच्चे को बचा पाएँ, वरना ये आत्मा इसको लेके चली जाएगी। अब ये लोग बड़ी तैयारी शारी करते हैं और पूरा रात के टाइम में पूरा का पूरा माहौल सेट करके वहाँ पे हवन होता है। अब वो बोलती है आमा कि भाई क्या होगा, जैसे हवन वगैरह स्टार्ट होगा वैसे ही ना ये जो आत्मा है ये सबको भटकाने की कोशिश करेगी, ध्यान भटकाएगी और इल्यूजन बनाएगी कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान नहीं भटकाना है, आपको कंटिन्यू मंत्र जाप करना है।
अब जो उसकी मदन की माँ होती है वो काली जी की मूर्ति दोबारा उठा के हाथ में पकड़ के कस के और वही अपनी प्रार्थनाएं करने बैठ जाती है। ऐसे ही भोला भी टीका वीका लगा के आराम से बैठ जाता है और मंत्र जाप करने लगता है। इधर आमा बैठ जाती है। आमा बोलती है मदन को कि बेटा तेरे को इस घेरे के अंदर बैठना है तो इसके अंदर ही बैठ, और तेरा भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ये सब होकर रात को सारा कार्यक्रम चालू होता है, हवन पूजा वगैरह सब चालू होता है। अब जैसे ये चालू होता है कुछ मिनट के बाद मदन को महसूस होता है कि वो पूरे कमरे में अकेला है। चारों तरफ घना अंधेरा है, वो अकेला बैठा हुआ है और आसपास कोई नहीं है, ना उसकी मम्मी है, ना पापा है, ना वो आमा है। वो अकेला पड़ा हुआ है और जैसे ही वो सोचता है कि वो डर जाता है कि भाई इतना अंधेरा के इलाके में बैठा हुआ है अकेला, तो वो डर जाता है। वो डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करता है सबको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है वैसे ही गेट से उसको वो आत्मा आती हुई दिखाई देती है। उस औरत की वो आत्मा आ रही होती है। ठीक है, अब वो अंदर आ रही है। इधर मदन को डर लग रहा है कि ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वो आत्मा कह रही है कि मुझे तेरी ज़रूरत है और मैं तेरे शरीर को इस्तेमाल करके मुझे जो बदला लेना है वो लेने वाली हूँ, तो तू कहीं भाग नहीं सकता, तू मुझसे बच नहीं सकता। ये सब बोल रही है और वो चली आ रही है। इधर मदन डर रहा है, काँप रहा है। इतने में ही अचानक गेट के पीछे से वो जो आमा है वो आती है और कुछ मंत्र मारती है और वो आत्मा कब्जे में आती है। ठीक है, तो फिर इसका जो भ्रम है, जो इल्यूज़न है मदन का, वो टूटता है कि ये अभी भी वहीं गोले में बैठा हुआ है, वहीं तड़प रहा है। उसके पापा वहीं बैठे हैं, उसकी मम्मी भी वहीं बैठी है, कोई कहीं नहीं गया है। इसको भ्रम हो रहा था, वो आत्मा इसको भ्रम दे रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब होता है और उस टाइम के लिए माहौल शांत हो जाता है और सब नॉर्मल सा हो जाता है। अब इन्हें लगता है कि वो आत्मा कंट्रोल में आ गई है, लेकिन वो आत्मा कंट्रोल में नहीं आती। वो आत्मा कुछ टाइम के लिए बस शांत हो जाती है ताकि ये जो आमा है यहाँ से चली जाए। ठीक है, अब 1-2 दिन बाद फिर दोबारा वही सारी चीज़ें। रात में मदन को अचानक से कुछ महसूस होना है, नॉन सब होने लगता है। ये लोग फिर आमा को बताते हैं कि आमा ऐसा कुछ हुआ है। तो वो आती है और वो परखती है कि भाई ये आत्मा गई नहीं है और ये आत्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये मेरे साथ ही छल कर रही है। तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, हमें इस आत्मा का पता लगाना होगा, ये किसकी आत्मा है, क्या है और कैसे आई है। इसको पता लगाने के लिए तुम गाँव में जाओ और जो गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं इन लोगों से इसके बारे में पता करो। तो भोला गाँव में जाता है। अब गांव के बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनसे वो पूछता है कि ये क्या है, कैसा सीन है, ऐसा मेरे घर में हो रहा है। तो वो लोग बताते हैं कि भाई बहुत टाइम पहले यहाँ गांव में एक अमीर परिवार रहता था, है ना, उनकी बढ़िया से एक हवेली थी। अब उनका जो लड़का था वो अय्याश लड़का था और उसको गांव की एक लड़की पसंद आ जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। तो लड़के का कैरेक्टर पूरे गाँव को पता होता है, उस लड़की को भी पता होता है। तो वो भाई साहब अप्रोच करता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है और लड़की इस बात को मना कर देती है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी इससे। अब इसी गुस्से और घमंड में वो उस लड़की को मरवा देता है। तो उसकी आत्मा अभी भी उससे बदला लेने के लिए भटकती रहती है। अब इस बात को बीते हुए कई साल हो चुके हैं और ये सब जब भोला को पता चलता है तो भोला पता करता है भाई कहाँ उसकी मतलब कहाँ उसको मारा गया था, क्या करा गया था। तो पता चलता है जो उनका महल था, जो भी उनकी हवेली थी, उसी हवेली में उस आदमी ने उसको मारा था, कोठरी में। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं पूरा एक खंडर सा महल बना हुआ है, चारों तरफ मतलब उस पर काई और बेल पत्ती वगैरह जमी हुई हैं। पूरा खंडर हो रखा है पहाड़ी के ऊपर, जंगलों के बीचों बीच। ये उन्हें घर मिलता है, ये आके आमा को बताते हैं। अब आमा और ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग वहीं चल के जहाँ पे वो लड़की मरी है वहाँ जाके ये हवन करेंगे। ठीक है, तो ये सब डिसाइड होता है और फिर ये लोग एक रात अचानक वहाँ पहुँचते हैं। अब जैसे वहाँ एंटर करती है आमा उस जगह पे, तो वो पहले ही समझ जाती है कि ये तो और ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ठीक है, अब वो अपना सारा सामान वामान लेकर आई होती है और वहाँ पहुँचते हैं आराम से। अब आमा का प्लान एकदम बदल गया। आमा ने इस बात को कैद करने का, मतलब वैसा नहीं कि इसको कैद करने का पूरा सीन दिखाना, वैसा कुछ सोचा नहीं है। आमा आती वापस वही चक्र वक्र सिंदूर वगैरह से बनाया, सब कुछ करा, टोटल मदन को वापस बिठाया और अपना वापस मंत्र वगैरह शुरू कर दिया। और जैसे ही मंत्र वगैरह शुरू होते हैं वैसे ही उसकी जो आत्मा है, औरत की आत्मा है, वो भड़क जाती है और गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आके वो सामने दिखने लगती है लोगों को, तीनों को वो आत्मा दिखाई दे रही है सामने साफ साफ। आंखें भयंकर लाल हो रखी हैं उसकी, है ना, और भयंकर गुस्से में वो दिख रही है सामने। आमा उसको बोलती है कि आप एक काम करो, शांत हो जाओ,
आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपको आपकी कहानी हमें पता है, हम आपको मुक्ति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको शांति मिले और आप मुक्त हो जाओ, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अब ये सारी बातें सुनती है वो आत्मा, फिर वो सोचती है मेरा फेवर ही करे, तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर आमा एक नींबू निकालती है और बोलती है कि आप एक काम करो, इस नींबू के अंदर समा जाओ, हम आपको मुक्त कर देंगे। और जैसे ही वो आत्मा नींबू के अंदर समाती है, नींबू पीले से काला पड़ जाता है, एकदम सूखा और काला, ठीक है, नींबू का रंग बदल जाता है, वो पड़ता है। अब आमा ने ये बातें उसको सिर्फ बोली होती हैं कि भाई तेरे को हम शांति दिलाएंगे, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा रियल में उसका मोटिव नहीं होता है। उसका मोटिव होता है कि भाई इसको हम लोग परमानेंटली कैद कर देंगे। तो बढ़िया एक पेटी निकालती, छोटी सी पेटी लोहे की होती है, उस पेटी में उस नींबू को रख के पेटी को अच्छे से लॉक करके भोला को बोलती कि इसको ऐसी जगह छुपा के आओ जहाँ कभी ये किसी के हाथ ना लगे। तो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ से नदियाँ बहती रहती हैं, तो भोला क्या करता है, नदी की गहराई में उसको डाल देता है ताकि भाई यहाँ पे पड़ी है तो किसी के हाथ ना लगे। ये हो जाता है और हफ्ता 2 हफ्ता तक कम से कम शांति पूरे गांव में बनी रहती है। ना उनके भोला घर में कोई दिक्कत हो रही है, ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन अचानक एक रात को भयंकर तूफान आता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसमें वो पेटी ना उस नदी से बाहर निकल जाती है बहकर। वो पेटी बाहर निकलती है। अब लोहे की बंद पेटी को एक चलता फिरता आदमी देख लेता है। अब नॉर्मली क्या है कि अगर किसी भी लोहे की पेटी को कोई बंदा देखेगा कि लॉक है, तो वो सोचेगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। तो वही सोच के वो आदमी उसको उठाता है, उसको खोलता है, बड़ी मुश्किल से खोलता है, तो उसके अंदर उसको मिलता है काला सा नींबू। तो वो गुस्से में आके उस नींबू को फोड़ फाड़ के, मतलब पत्थर पे मारता है, नींबू चटक जाता है और वो फोड़ फाड़ के चला जाता है वहाँ से निकल के, कि टाइम बर्बाद, मेहनत बर्बाद, ऐसा करके। अब जैसे ही नींबू फूटता है वैसे ही उसकी आत्मा वापस आज़ाद हो जाती है। अब इस बार जो आत्मा है वो भयंकर तरीके से और ज़्यादा शक्तिशाली है और गुस्से में और ज़्यादा बदला लेने के मूड में। तो वो भयंकर परेशान करना शुरू करती है। वो पहले धीरे धीरे गांव में परेशान करना शुरू करती है। हर कभी गांव से कोई बच्चा गायब हो रहा है, किसी का कटा हुआ सर मिल रहा है, किसका पता ही नहीं चल रहा है कौन कब कहाँ से गायब हो चुका है। और भोला के परिवार में तो इससे भी भयंकर हो रहा है। सब सो रहे हैं, रात का समय, अचानक से मदन चीखें मारने लग रहा है। अचानक से दीवार से कुछ चीज़ें गिर रही हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह, मंदिर से किचन के सामान गिर रहे हैं। कई भोला की पत्नी अचानक से पागलों की तरह बिहेव कर रही है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना। दिन में भी इवन ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भोला इन सब चीज़ों से डर जाता है कि भाई ये दोबारा कैसे होने लगा। वो फिर आमा के पास जाता है, आमा को पता था। तो आमा कहती है कि मुझे पहले से पता है, क्योंकि सारी रिपोर्ट गाँव की सारी आ चुकी है उनके पास। तो वो कहती है इस बार जो वापस आया है वो वही आत्मा है, उसको किसी ने निकाल दिया है, अब वो वापस आ चुकी है। और अब की बार वो और ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हमें रोकने के लिए फिर से उसकी उसी इलाके में जाना होगा, वहीं उसको कोई तगड़ा हवन करके वापस कैद करना होगा। तो अब वो जो आमा है उसके अकेले बस की नहीं थी कि वो अकेले उसको कैद कर दे। तो वो गांव के बाकी तांत्रिक, आसपास के जो भी बाकी तांत्रिक वगैरह होते हैं, इन सबको बुलाती है। सारे इकट्ठे होते हैं, कम से कम 8 से 9 तांत्रिक इकट्ठे होते हैं। ये लोग पहुंचते हैं वापस उसी जगह पे। वापस से वही सब हवन वगैरह होता है और उसको वापस से कैद किया जाता है काय में, एक रत्न में। इस बार नींबू में नहीं करते, एक रत्न में करते हैं, जो अंगूठी वगैरह में पहनने वाला जो रत्न होता है ना, वो उसमें कैद करने का फैसला किया जाता है। अब इस टाइम पे मदन वगैरह सब वहाँ पे होते हैं और वो जो आत्मा है वो कोशिश भी करती है भाई किसी तरह से मैं किसी को भी हानि पहुँचा दूँ। लेकिन वहाँ पे 8-9 एक साथ तांत्रिक लगे हुए हैं, वो सब मंत्र वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाती है। और धीरे धीरे करके वो लोग उसको उसमें कैद कर देते हैं। उसमें कैद करके वो लोग उसको गांव में लाते हैं। अब गांव का मुखिया भी होता है, सब पता होता है सब कुछ, क्योंकि पूरा गांव परेशान हो रखा है। तो वो लोग गांव में आते हैं और फिर उसके बाद मुखिया डिसाइड करता है कि एक काम करो, इस बार इसको किसी नदी वगैरह में नहीं बहाने से या नहीं छुपाने से अच्छा है कि आप इसको ज़मीन में गड़ाओ और जहाँ भी इसको गड़ाओ वहीं पे इसका एक मंदिर बना दो, क्योंकि मंदिर बना दोगे तो कभी कोई खुदाई वगैरह नहीं करेगा। तो वो लोग उसको खोदते हैं, ज़मीन को वापस उसको पेटी में पैक करके ज़मीन के अंदर गड़ाते हैं और उसी के ऊपर उस औरत का एक मंदिर बना देते हैं। और जिस दिन वो ये काम करते हैं, उसको बंद करने का, कब्जे में करने का और सब कुछ जो भी घटनाएं घटती है सब करने का, उसी दिन से वहाँ का जो मुखिया है वो एक अनाउंसमेंट कर देता है भैया कि इस दिन इस गांव में हर समय ये वाला त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार क्या होता है, नॉर्मली उस आत्मा का नाम होता है ज्वाला।
तो ज्वाला के नाम पे ये लोग एक त्यौहार मनाते हैं हर साल। उसी दिन पर उस गांव में वो त्यौहार मनता है। और त्यौहार की खासियत ये है कि लोगों को ये बताया जाता है कि कभी भी किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, क्योंकि उसको दुख देने से हो सकता है आप हज़ारों या लाखों लोगों को मुसीबत में डाल सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि वो जो औरत होती है, अब उसको शादी नहीं करनी होती है पर ज़बरदस्ती उसको मार दिया जाता है, तो जो दुख होता है, जो बदला उसको लेना होता है, उस चक्कर में जो निर्दोष है, जो पूरा गांव है, वो परेशान हो रहा होता है। तो ये मोटिव के साथ में वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और हर साल गांव में वो त्यौहार मनाया जाता है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो जो भी सीखा है या जैसी भी लगी है, इस बारे में आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें पसंद हो इस तरह की स्टोरी सुनना। हम इसी तरह की स्टोरीज़ आपको बार बार और आगे लाते रहेंगे। और अगर आपकी कोई भी ऐसी स्टोरी है तो बहुत जल्द हम अपना ईमेल शेयर करने वाले, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज़ हमें शेयर कर सकते हो, जो कि हम अपने तरीके से आप अपने व्यूअर्स को सुनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।